इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं जीके का प्रैक्टिस सेट 17। हम लोगों ने ऑलरेडी 16 जो है 16 जो है एक्सरसाइज या प्रैक्टिस सेट बोल सकते हैं आपको, ठीक है, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है जनरल अवेयरनेस का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं 17वां। पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन रिसेंबल्स द प्रॉपर्टीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू टू ग्रुप्स ऑफ पीरियोडिक टेबल? ग्रुप 2 एंड ग्रुप 17, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 3, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 4। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टीज है वो पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप से मिलता जुलता है। ठीक है, तो आंसर कर लिया होगा आपने, उम्मीद करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रुप 1 और 17। ठीक है, ग्रुप 1 और 17 की तरह, माने हाइड्रोजन तो ग्रुप 1 में आता है, वो उसका प्रॉपर्टीज ग्रुप 17 से मिलता जुलता है। कैसे, सुनिएगा यहाँ पे। ग्रुप ये देखिए, ग्रुप 1 में जो है हाइड्रोजन है, और ग्रुप 17 यानी ये वाला, ठीक है, ये वाला 17 ग्रुप होता है। 17 ग्रुप जो है ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो है, इसके आउटर मोस्ट में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है जो कि दे सकता है। ठीक है, मतलब आउटर मोस्ट में, आउटर मोस्ट सेल की बात करें तो एक ही इलेक्ट्रॉन का दारोमदार है। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पे, तो जिसकी वजह से इसका जो प्रॉपर्टीज़ है 1 नंबर का जो प्रॉपर्टीज़ है ग्रुप 17 नंबर से मिलता जुलता है। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे वही चीज़ बोला गया है कि हाइड्रोजन जो है, जो कि ग्रुप 1 में पड़ता है, जिसको क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स भी बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप 17 जो कि हेलोजन है, हेलोजन ग्रुप बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये वाला कौन है, ये वाला इनर्ट गैसेस है। तो ये वाला जो हेलोजन गैसेस है, यहाँ पे भी लिखा हुआ होगा, देखिए ये क्या है, हेलोजन गैसेस। ठीक है, तो हेलोजन्स के साथ मिलता जुलता है। ठीक है, तो क्यों ऐसा, क्योंकि ये जो है अल्कली मेटल ड्यू टू हैविंग 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अल्कली के पास क्या है, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और उसके हेलोजन्स के पास क्या है, उसको एक इलेक्ट्रॉन का दरकार है, ज़रूरत है, जिसकी वजह से इसका प्रॉपर्टीज़ जो है बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इज निक नेम एज सिटी ऑफ जॉय इन इंडिया? कोलकाता, शिमला, चेन्नई या मुंबई? सिटी ऑफ जॉय के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है या निक नेम है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद सिटी ऑफ ड्रीम्स किसको बोलते हैं, मुंबई को बोला जाता है। और चेन्नई को भी एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, चेन्नई को सिटी ऑफ जॉय बोला जाता है या नहीं जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। द रेसिडुअरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट विद प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट या स्टेट्स? लेजिस्लेशन का जो रेसिडुअरी पावर होता है वो किसके पास होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट। इसका मतलब क्या है, पहले ये समझिए कि ये जो बोले कि रेसिडुअरी पावर जो होता है वो, लेजिस्लेशन का जो रेसिडुअरी पावर होता है वो किसके पास होता है, पार्लियामेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हैज़ टू एक्सक्लूसिव अथॉरिटी टू मेक लॉ, मतलब इसके पास पावर है कि लॉ बना सकता है। और कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 248 के अकॉर्डिंग उसके पास पावर है कि वो किसी भी मैटर पे, ठीक है, एनी मैटर नॉट लिस्टेड इन द यूनियन और स्टेट और कंकरेंट, ठीक है, उस पर क्या है, वो लॉ बना सकता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, रेसिडुअरी पावर। ठीक है, तो वो किसके पास होता है, पार्लियामेंट के पास होता है कि वो आर्टिकल 248 के तहत वो कोई भी लॉ बना सकता है। ठीक है, उसके पास पावर है। अपॉइंटमेंट फॉर ऑल इंडियन सर्विसेज आर मेड बाय यूपीएससी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या पार्लियामेंट? जितने भी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं उसके अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? यूपीएससी, प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा या पार्लियामेंट के द्वारा? कर लिया होगा आपने, इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। तो जितने भी ऑल इंडिया सर्विसेज के एग्ज़ाम्स होते हैं उनका जो अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है, वो किसके द्वारा होता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, जैसे कि आईएएस का हुआ, आईपीएस का हुआ, आईएफएस का हुआ, जितने भी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, ठीक है, तो उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। द उपनिषद्स आर द ग्रेट इपिक, स्टोरी बुक्स, सोर्सेज ऑफ हिंदू फिलोसफी या लॉ बुक्स? उपनिषद क्या है, ग्रेट इपिक्स है, स्टोरी बुक है, या हिंदू फिलोसफी का बुक है, या सोर्स है,
या फिर लॉ बुक है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोर्सेज ऑफ हिंदू फिलोसफी। तो उपनिषद में है क्या? एक्चुअली उपनिषद जो है ये संस्कृत टेक्स्ट है और बहुत पुरानी किताब है। एंशियंट इंडिया की बात करते हैं जब हम लोग, एंशियंट टाइम की, तब की है उपनिषद। ठीक है, इसमें है क्या? कंटेनिंग स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल टीचिंग। ठीक है, जो कि हिंदुज़्म का जो कंसेप्ट है, जो फाउंडेशन ऑफ हिंदुज़्म है, ठीक है, जितने भी हिंदुज़्म के कंसेप्ट है जिसका बोलते हैं बेस यहीं से आया है, तो वो है उपनिषद। उपनिषद से ही हम लोग जितने भी बात करते हैं, स्पिरिचुअल की बात करते हैं या फिलोसफी की बात करते हैं, ठीक है, वो कहाँ से आया है? वो उपनिषद से ही लिया गया है। ठीक है, सेंगपो इज द अनदर अदर नेम इन तिब्बत फॉर कोसी, गंडक, ब्रह्मपुत्र या गंगा। सेंगपो जो है अदर नेम है तिब्बत, तिब्बत में ये इसको सेंगपो बोला जाता है, कौन सी रिवर को? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, चाइना बोलिए या फिर तिब्बत बोलिए, इसको क्या बोला जाता है? यारलंग सेंगपो। ठीक है, जैसे ये इंडिया में इंटर करता है अरुणाचल प्रदेश में, इसको क्या बोला जाता है? दिहांग बोला जाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग बोला जाता है और बांग्लादेश में क्या बोला जाता है? जमुना बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारे किसके नाम है? ब्रह्मपुत्र रिवर के ही नाम है। ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम इसका। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इंडिया के कौन से स्टेट में ब्रह्मपुत्र जो है वो इंटर करता है। ठीक है, इंडिया के कौन से स्टेट में ब्रह्मपुत्र रिवर इंटर करता है सबसे पहले। ठीक है, द लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट कोलकाता, लखनऊ, मुंबई या कोयम्बटूर। तो हर्बेरियम का मतलब क्या होता है? जहाँ पे क्या, हर्ब से आया हर्बेरियम। ठीक है, जहाँ के प्लांट के जो अलग अलग स्पेसीज़ हैं, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग क्या है? हर्बेरियम। तो लार्जेस्ट जो हर्बेरियम बनाया गया वो है कहाँ पे है? कोलकाता में है। ठीक है, शिवपुर में है, कोलकाता शिवपुर में। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है? हर्बेरियम इज ए कलेक्शन ऑफ ड्राइज्ड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन। ठीक है, जहाँ पे क्या किया जाता है, उस अलग अलग तरह के प्लांट को क्या किया जाता है? अलग अलग तरह के प्लांट होते हैं, वो उसको स्टोर करके साइंटिफिक स्टडी किया जाता है उस पर। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ डिस्टेंस ल्यूमिनस बॉडीज कैन बी डिटरमाइंड बाई मरकरी थर्मोमीटर, गैस थर्मोमीटर, पायरोमीटर या कलर थर्मोमीटर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है, ल्यूमिनस बॉडी है, जिसका कुछ ना कुछ, ल्यूमिनस बॉडी का मतलब क्या होता है? जिसका खुद का लाइट हो। ठीक है, तो ल्यूमिनस बॉडी है जो कि डिस्टेंस में, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में, उसका टेम्परेचर कैसे मेजर करना है? मरकरी थर्मोमीटर के द्वारा, गैस थर्मोमीटर या पायरोमीटर के द्वारा या फिर कलर थर्मोमीटर के द्वारा। ठीक है, तो सुनिएगा, मरकरी थर्मोमीटर दो तरह का होता है, एक होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर, एक होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो मरकरी थर्मोमीटर दो टाइप, क्लिनिकल जो होता है वो जो हम लोग यूज़ करते हैं टेम्परेचर, फीवर नापने के लिए या टेम्परेचर नापने के लिए, वो होता है मरकरी थर्मोमीटर में क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, लेकिन अगर बात करें लेबोरेटरी थर्मोमीटर, वो भी मरकरी थर्मोमीटर ही है, बट वो लेबोरेटरी में यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि ल्यूमिनस बॉडी है और डिस्टेंस में है। ठीक है, तो इसके लिए यूज़ होता है पायरोमीटर। ये देखे होंगे, ये कोरोना के टाइम पे हम लोग देखे थे। ठीक है, ये एक्चुअली कोरोना के टाइम पे जो था वो इंफ्रारेड था। ठीक है, एक तरह का होता है इंफ्रारेड थर्मोमीटर, वो था इंफ्रारेड थर्मोमीटर। ठीक है, वो था। ये इंफ्रारेड नहीं है, ये है कौन सा? ये है पायरोमीटर। पायरोमीटर क्या होता है? जब कोई, हम लोग किसी सेलेस्टियल बॉडी बोल सकते हैं या ल्यूमिनस बॉडी बोल सकते हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, तो उसका टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि हम लोग इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं आते हैं, जो भी जिस बॉडी का भी टेम्परेचर नापना है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं लाते। जैसे हम लोग नॉर्मली जो मरकरी थर्मोमीटर होता है उसको हमारे बॉडी के अंदर बॉडी तक लाना पड़ता है, तब जाके वो टेम्परेचर बता पाता है। लेकिन इसका क्या है? इसका कोई कांटेक्ट नहीं है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो ये कैसे पता करता है? थर्मल रेडिएशन के द्वारा। ठीक है, तो याद रखना है, जैसे कि मान लेते हैं लाइक स्टार्स का टेम्परेचर पता करना है या किसी फर्नेस का टेम्परेचर पता करना है, तो ये इसी पायरोमीटर से ही पता करते हैं हम लोग। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वाज नॉट फाउंडेड बाय महात्मा गांधी? साबरमती आश्रम, सेवाग्राम आश्रम, विश्व भारती या फिनोक्स आश्रम? कौन सा ऐसा आश्रम है जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा फाउंड नहीं किया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व भारती। विश्व भारती जो है ये कहाँ पे है? ये शांति निकेतन बोलते हैं। ठीक है, शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा बनाया गया था। कब? 1921 में। ठीक है, यही बाद में जाकर के विश्व भारती यूनिवर्सिटी बन जाती है। ठीक है, 1951 में। ठीक है, शांति निकेतन का जो फेमस वेस्ट बंगाल की फेमस यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो बनाया गया था किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा 1921 में। बाद में ये सेंट्रल में आ गया 1951 में। बात करें बाकी जो महात्मा गांधी के द्वारा जो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे वो कौन कौन सा था? साबरमती आश्रम कब बनाया गया था? 1915 में, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए थे। ठीक है, उसके बाद बात करें सेवाग्राम जो था ये महाराष्ट्र के वर्धा में था। ठीक है, 1936 में बनाया गया था। उसके बाद ये फोनिक्स आश्रम जो है ये साउथ अफ्रीका में बनाया गया था गांधी जी के द्वारा 1904 में। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि बताइए विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है वो कब बना था? तो ये हो जाएगा आपका, या फिर अगर 1921 हो जाएगा कि 1921 में इसका फाउंडेशन डाला गया था। बाद में इसका नाम चेंज किया गया था, विश्व भारती यूनिवर्सिटी बन गया था 1951 में। ठीक है, और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिकम इंडियाज़ फर्स्ट कार्बन फ्री स्टेट? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? तो इंडिया का पहला कार्बन फ्री स्टेट कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सी के नायडू कप इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्टिंग इवेंट? टेनिस, हॉकी, क्रिकेट या गोल्फ? सी के नायडू जो कप है इनका एसोसिएशन कौन से खेल से रिलेटेड है? ठीक है, तो सी के नायडू कप जो है ये इनका याद रखना है कि सी के नायडू जी जो थे वो इंडिया के पहले, है ना, पहले कैप्टन थे। ठीक है, इंडिया के पहले क्रिकेट के कैप्टन थे, तो इसलिए इनके नाम पे क्या रखा गया? एक स्पोर्टिंग इवेंट है। ठीक है, और ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रिकेट हो जाएगा। ठीक है, इनका पूरा नाम देख लीजिए, कॉलोनियल कोटारी कनिकैया नायडू। ठीक है, जो कि फर्स्ट इंडियन टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन थे, तो इनका नाम याद रखना है। ठीक है, और बात करें कप्स एंड ट्रॉफीज़ की, कि क्रिकेट से रिलेटेड और कौन कौन सा ट्रॉफीज़ है? जैसे एशिया कप है, एसएज है जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेला जाता है। ठीक है, बेंसन एंड है, सी के नायडू ट्रॉफी है, कूच बिहार ट्रॉफी, दियोदर ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी है। ठीक है, जीडी बिरला ट्रॉफी। उसके बाद रणजी ट्रॉफी भी है। ठीक है, रणजी ट्रॉफी है, गुलाम अहमद ट्रॉफी है। ठीक है, ईरानी ट्रॉफी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी वर्ल्ड कप है, मोइनुद्दौला गोल्ड कप है, एमआरएफ वर्ल्ड कप है। ठीक है, इतने सारे कप्स हैं जो कि क्रिकेट से रिलेटेड है। पंप प्रीमिंग शुड बी रीस्टोर्ड टू एट ए टाइम ऑफ इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन या रिफ्लेशन? तो पंप प्रीमिंग जो होता है वो किस टाइम पे रिस्टोर किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डिफ्लेशन के टाइम पे। ठीक है, डिफ्लेशन के टाइम पे ये पंप प्रीमिंग का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट क्या करती है? इंजेक्ट करती है मनी इनटू डिप्रेस्ड इकोनॉमी। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है? कुछ पैसे देती है डिप्रेस्ड इकोनॉमी को, ताकि वो क्या कर सके, वो कुछ ना कुछ पब्लिक वर्क कर सके और डिमांड क्या हो? इंक्रीज़ हो, जिसकी वजह से क्या हो, जो इकोनॉमिक गिर रहा था या डिफ्लेशन हो रहा था वो उसको, ठीक है, नॉर्मल कर पाए। विच इज़ द हाइएस्ट अवार्ड फॉर गैलेंट्री ड्यूरिंग पीस टाइम? वीर चक्र, परमवीर चक्र, अशोक चक्र या महावीर चक्र? तो दो तरह के अवार्ड होते हैं। ठीक है, एक होता है पीस टाइम, एक होता है वॉर टाइम। ठीक है, तो हाईएस्ट जो अवार्ड है वो पीस टाइम के लिए वो कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक चक्र। ठीक है, अशोक चक्र जो है वो पीस टाइम अवार्ड है।
ठीक है, देख लेते हैं इस बार को पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड में कौन कौन सा अवार्ड है। अशोक चक्र जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, उसके बाद है कीर्ति चक्र, उसके बाद शौर्य चक्र। ठीक है, ये 3 अवार्ड है पीस टाइम के। ठीक है, वॉर टाइम के कौन कौन से हैं? परमवीर चक्र जो कि यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया था, वो हाईएस्ट अवार्ड तो है लेकिन किस चीज़ का है? वॉर टाइम का। ठीक है, उसके बाद महावीर चक्र और क्या है? वीर चक्र। तो ये तीनों जो दिया गया था, ये तीनों वॉर टाइम का दिया गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा था? पीस टाइम का पूछा था। तो ऐसे याद रख लीजिएगा, पीस टाइम का सबसे हाईएस्ट जो अवार्ड है वो है अशोक चक्र, वॉर टाइम का है परमवीर चक्र। एट बैरन आइलैंड द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया इज सिचुएटेड इन। बैरन आइलैंड जो कि इंडिया का एकलौता एक्टिव वोल्केनो है, वो कहाँ पे है? अंडमान में है, अंडमान आइलैंड में है, निकोबार में है, लक्षद्वीप में है, मिनिकॉय में है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंडमान आइलैंड। ठीक है, बैरन आइलैंड जो है वो अंडमान में है। जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं कि बैरन आइलैंड जो है वो अंडमान एंड निकोबार में है, लेकिन अंडमान एंड निकोबार के भी कौन सा आइलैंड में है? तो अंडमान आइलैंड में है। ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ मिनरल फ्रॉम टॉप सॉइल टू सब सॉइल थ्रू सॉइल वाटर इज कॉल्ड। परकोलेशन, कंडक्शन, लीचिंग या ट्रांसपिरेशन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मिनरल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है कहाँ से कहाँ। मिनरल जो है टॉप सॉइल में जो है वो आहिस्ते आहिस्ते सब सॉइल यानी कि और नीचे की तरफ जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? परकोलेशन, कंडक्शन, लीचिंग या फिर ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो इसको लीचिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीचिंग बोलते हैं। लीचिंग में क्या होता है कि जो मिनरल है वो टॉप सॉइल में रहता है पहले, और टॉप सॉइल से क्या करता है? आहिस्ते आहिस्ते नीचे की तरफ पानी के साथ नीचे की तरफ चले जाता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? लीचिंग। याद रहेगा, जो वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो और मिनरल्स होते हैं वो डाउनवर्ड की तरफ चले जाते हैं, यानी सॉइल के और अंदर चले जाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? सब सॉइल बोलते हैं हम लोग, है ना। ठीक है, इसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग? लीचिंग बोलते हैं। परकोलेशन भी सेम चीज़ है। उसमें क्या होता है कि जो वाटर है, ठीक है, वाटर है वो क्या होता है? टॉप सॉइल से सब सॉइल की तरफ जाता है, लेकिन इसमें परकोलेशन में क्या होता है कि इसमें मिनरल वगैरह का कोई बात नहीं है। ठीक है, मिनरल्स वगैरह के लिए कुछ भी नहीं है। मिनरल्स का जो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है वो लीचिंग में ही होता है। ठीक है, कंडक्शन किसको बोलते हैं? कंडक्शन में जो हीट ट्रांसफ़र होता है, ये हीट ट्रांसफ़र का एक प्रोसेस है सॉलिड में। ठीक है, कंडक्शन। और ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन में जो एक्सेस वाटर है प्लांट के अंदर, जो एक्सेस वाटर होता है वो लीव्स के थ्रू वेपर के फॉर्म में निकल जाता है, उसी प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हीट इज transmitted from higher temperature to lower temperature through the actual motion of the molecule in conduction, convection, radiation या both conduction and convection। पहले खुद से कर लीजिए। तो अभी अभी मैंने बताया कि हीट का जो ट्रांसफ़र होता है वो कंडक्शन में के थ्रू होता है सॉलिड में। ठीक है, और भी हीट ट्रांसफ़र के प्रोसेसेस हैं, जैसे कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, रेडिएशन है। हीट ट्रांसफ़र के 3 प्रोसेस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला गया कि हीट जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर हो रहा है, और यहाँ पे एक्चुअल मोशन हो रहा है मॉलिक्यूल्स का भी, माने मॉलिक्यूल्स जो है वो हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, वो प्रोसेस होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कन्वेक्शन। ठीक है, कन्वेक्शन में देख लीजिए, यहाँ पे देखिए कन्वेक्शन में क्या होता है कि कन्वेक्शन जो होता है वो फ्लूइड में होता है, यानी कि लिक्विड और गैस में होता है। यहाँ पे क्या होता है? मॉलिक्यूल का मोशन होता है। देखिए, जैसे हम लोग पानी वगैरह गर्म करते हैं तो पहले क्या होता है? नीचे का पानी गर्म होता है, उसके बाद क्या होता है? नीचे का पानी जैसे ही गर्म हो जाता है वो ऊपर की ओर उठता है, और ऊपर वाला जो ठंडा वाला पानी था वो नीचे की ओर आता है। तो ये क्या हो रहा है? एक्चुअल में मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन बोलते हैं। तो कन्वेक्शन में क्या होता है? एक्चुअल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल होता है। कंडक्शन में क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ हीट तो होता है लेकिन मॉलिक्यूल का मूवमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, और रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन रेज के फॉर्म में हम लोगों तक क्या होता है? हम लोगों तक एनर्जी या हीट पहुंचता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कन्वेक्शन हो जाएगा। ठीक है, कन्वेक्शन में हीट का ट्रांसफ़र होता है। किस किस में होता है कन्वेक्शन? फ्लूइड में, यानी लिक्विड और गैसेस में। अभी मैंने बताया कंडक्शन किस में होता है? सॉलिड में होता है। कंडक्शन में एक्चुअल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं होता है, कन्वेक्शन में एक्चुअल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, which offer under Alauddin Khilji was required to maintain a register of merchant to ensure adequate
सप्लाई ऑफ गुड्स, नज़ीर, रईस परवाना, मोहतशिब या शाहनाए मंडी। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे एक ऑफिसर हुआ करते थे जो ये देखा करते थे कि जितने भी सामान का ज़रूरत है उसका सप्लाई प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। तो वो रजिस्टर मेंटेन करते थे। तो उनको क्या बोला जाता है जो ये रजिस्टर मेंटेन करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शाहनाए मंडी। ठीक है। शाहनाए मंडी ही देखते थे कि मंडी जो है, मंडी में जो मार्केट में प्रॉपर गुड्स का सप्लाई है या नहीं है। ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे ये सब था। ठीक है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे और भी बहुत सारे थे, जैसे नज़ीर हुआ करते थे, रईस परवाना हुआ करते थे, मुहतशिब हुआ करते थे, जो पब्लिक मोटिलिटी को देखते थे और धर्म के अनुसार वो धर्म की बातें देखते थे। ठीक है। रईस परवाना क्या देखते थे कि अगर कोई मर्चेंट को परमिट से रिलेटेड इशू हो रहा है तो वो देखा करते थे रईस परवाना। नज़ीर क्या होते थे कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। ठीक है। इन्वॉल्व द रेवेन्यू कलेक्शन एंड स्टेट फाइनेंसेस। द कवदा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट इज प्रपोज टू बी सेटअप इन विच स्टेट। तो बोला गया कि एक कवदा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है वो कौन से स्टेट में सेटअप करने की बात चली है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या कर्नाटका। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है। कवदा नेशनल न्यूक्लियर पार्क प्रोजेक्ट जो है ये आंध्र प्रदेश में सेटअप किया जाना। इन बायो फोर्टिफिकेशन टेक्निक प्लांट ब्रीडर यूज ब्रीडिंग टू ओवरकम लॉस ड्यू टू इंसेक्ट पेस्ट, डिक्रीज इन फूड प्रोडक्शन, डिफिशियंसीज ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स, लॉस ड्यू टू प्लांट डिजीज। क्या होगा इसका आंसर? ठीक है। सुनिएगा, बायो फोर्टिफिकेशन एक टेक्निक है जिसमें प्लांट के ब्रीड को यूज़ ब्रीडिंग टू ओवरकम, किस चीज़ के लिए ओवरकम किया जाता है? माने बायो फोर्टिफिकेशन एक टेक्निक है जिसमें हम लोग किसी चीज़ से बचने के लिए करते हैं। ठीक है। इंसेक्ट्स, पेस्ट से बचने के लिए करते हैं। ठीक है। या उनकी वजह से जो नुकसान हो रहा है उससे बचने के लिए कर रहे हैं, या फूड प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करने के लिए, ये तो हो नहीं सकता है। ठीक है। डिफिशियंसीज ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और विटामिन की वजह से कोई डिफिशियंसीज हो रहा है प्लांट में, उसको देखने की वजह से, या लॉस ड्यू टू प्लांट डिजीज। तो इसका आंसर हो जाएगा डिफिशियंसीज ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स। ठीक है। तो ये बायो फोर्टिफिकेशन टेक्निक है जिससे हम लोग इसको जितना भी न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या विटामिन्स का कमी होता है उसको दूर कराते हैं। Which institution has final authority to interrupt the Constitution of India? Parliament, Supreme Court of India, President या Attorney General of India? किसके पास फाइनल पावर है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इंटरप्ट कर सकता है? फाइनल अथॉरिटी है। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं सबसे ऊपर जो है वो है पार्लियामेंट। क्या करता है? पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को बनाता है। ठीक है। लेकिन बात करें अगर कोई ऐसा चीज़ है जो वायलेट हो रहा है, कोई राइट है जो कि वायलेट हो रहा है, तो उसमें कौन इंटरप्ट करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। फाइनल पावर इन्हीं के पास है, फाइनल अथॉरिटी। ठीक है। इन विच रीजन ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो जाएगा। ठीक है। इन विच रीजन ऑफ इंडिया डिड द डांस फॉर्म मोहिनी अट्टम डेवलप? उड़ीसा, तमिलनाडु, मणिपुर या केरला? इंडिया के कौन से रीजन में मोहिनी अट्टम जो है वो डांस जो है डेवलप हुआ है? तो इसका आंसर कर लिया होगा आपने, उम्मीद करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, सॉरी केरला होगा। ठीक है। तमिलनाडु में तो भरतनाट्यम होता है, तो मोहिनी अट्टम जो है वो केरला का है। ठीक है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में छऊ डांस, गोती पौवा, संबलपुरी, ढाल की खाई। ठीक है। ये सारे डांस है उड़ीसा के, और उड़ीसी तो है ही। ठीक है। उसके बाद मणिपुर में कौन सा डांस है? तो मणिपुरी डांस है। ठीक है। तमिलनाडु की बात करें तो भरतनाट्यम है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरला का है। द वर्ल्ड फेमस रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली वॉज बिल्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर्स? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहां? दिल्ली का जो रेड फोर्ट है, ठीक है, वो कौन से मुगल रूलर के द्वारा बनाया गया था? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? शाहजहां। तो शाहजहां को आर्किटेक्चर का बहुत बड़ा ये भी माना जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत सारा आर्किटेक्चर बिल्डिंग जो है वो बनाया है। ठीक है। तो रेड फोर्ट को, जिसको हम लोग लाल किला बोलते हैं, वो किसने बनाया था? तो शाहजहां ने बनाया था। कब इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था? 1638, लगभग 1648 के आसपास ये कंप्लीट होता है।
ठीक है। हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन? मेंडल, डार्विन, लामार्क या डी वेरीज? किसने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को प्रपोज किया था, रखा था, प्रोपाउंड किया था? ठीक है, ठीक, समझिए इसको। नेचुरल सिलेक्शन क्या है? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ये कहता है कि आप अगर किसी इन्वायरमेंट में सरवाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक है, आप अगर उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं होते हैं तो आप सरवाइव नहीं कर पाइएगा। नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ये कहता है कि आप अगर कोई चीज़ बदलाव हो रहा है और अपने बदलाव के अकॉर्डिंग आप उस अपने आप को एडजस्ट नहीं करते हैं तो आप सह नहीं, बर्दाश्त वो नहीं कर पाइएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और आपको कोई ना कोई कुचल करके आगे निकल जाएगा। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि आपको कोई छोटा जानवर या आपसे बड़ा जानवर आपको खा लेगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ बोला गया है कि ऑर्गेनिज्म विथ एडवांटेज ट्रीट फॉर द एनवायरनमेंट आर मोर लाइकली टू सर्वाइव। जिसके पास ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा कुछ फैसिलिटी है या ये है, ठीक है, वो ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगा, रिप्रोड्यूस कर पाएगा, लीडिंग टू द एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पेसीज। ठीक है, अब मेंडल ने किस किस पे चीज़ पे बात की थी? तो मेंडल ने जेनेटिक्स पे बात की थी, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पे बात की थी। ठीक है, उसके बाद लेमार्क की बात करें तो ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, और थ्योरी ऑफ म्यूटेशन की बात करें तो ये डी वेराइज की है। व्हाट रोल डज एंजाइम पेप्सिन प्ले? इट कन्वर्ट फैट इनटू एसिड, इट कन्वर्ट फैट्स इनटू ग्लाइसरॉल, इट कन्वर्ट प्रोटीन इनटू पेप्टोन, इट कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर। तो बोला गया कि एक तरह का एंजाइम जो है वो है पेप्सिन। पेप्सिन का काम क्या है, क्या करता है पेप्सिन? ठीक है, तो सुनिएगा, पेप्सिन जो है ये कहाँ से निकलता है, पहले ये समझ लीजिए। पेप्सिन जो है वो स्टमक में होता है। पेप्सिन एंजाइम स्टमक में होता है। जो प्रोटीन हम लोग जो खाते हैं प्रोटीन, उसको पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यानी ताकि डाइजेशन आसानी से हो पाए। तो याद रखना है पेप्सिन जो है वो कहाँ से रिलीज होता है, वो कहाँ पे होता है, तो ये हो जाएगा स्टमक पे, जो प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है, यानी सिंपल फॉर्म में बदलता है। उसके बाद बात करें फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कौन बदलता है? सुनिएगा ध्यान से, वो होता है आपका लिपेज होता है। लिपेज जो होता है वो क्या, पेनक्रियाज से निकलता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में अपना असर दिखाता है। याद रखना है, लिपेज जो है वो पेनक्रियाज से निकलता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में असर दिखाता है क्या, फैट को फैटी एसिड में चेंज करता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज करता है। अब बात करें एमाइलेज का, ये लिखा हुआ था, एमाइलेज जो है वो कन्वर्ट करता है स्टार्च को शुगर में। हम लोग जो खाते हैं स्टार्च, ठीक है, उसको किस में बदलता है, शुगर में बदलता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे रिलीज होता है, ये कहाँ पे होता है, माउथ में। तो ये तीनों आपको याद रखना है, पेप्सिन स्टमक में, लेपेज पेनक्रियाज में, लेकिन असर दिखाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, एमाइलेज की बात करें तो वो माउथ में। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को पेप्टोन्स में सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल्स इन द एटमोसफियर? बेंजोपायरिन, हाइड्रोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या यूवी रेडिएशन? इनमें से कौन सा है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ओजोन होल का फॉर्मेशन? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो एसी वगैरह से निकलता है। ठीक है, एसी की बात करें, रेफ्रिजरेटर की बात करें, उससे निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो उसको कम करने के लिए वो किस पे असर डालता है? सबसे पहले तो बात करते हैं वो ओजोन जो लेयर है उस पर असर डालता है, उसको होल करा देता है। ठीक है, तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल लाया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में। वो उसमें ये कहा गया था कि ओजोन लेयर को बचाने के लिए जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जो है उसका यूज़ कम किया जाए। ठीक है, वो था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में। तो पूछा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, तो ओजोन लेयर से रिलेटेड है। कब हुआ था? 1987 में हुआ था। ए रे ऑफ वाइट लाइट स्ट्राइक्स द सर्फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इफ ऑल द कलर्स आर रिफ्लेक्टेड द सर्फेस वुड अपीयर ब्लैक, ग्रे, वाइट या ओपेक। तो क्या बोला गया है कि एक वाइट लाइट है जो कि स्ट्राइक करता है किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे। ठीक है, और ये क्या हो रहा है कि ऑल द कलर्स आर रिफ्लेक्टेड, माने ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करने के बाद क्या होता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है, सारे कलर जो है रिफ्लेक्शन हो जाते हैं। तो वो सरफेस आपको कैसा दिखेगा? ब्लैक दिखेगा, ग्रे दिखेगा, वाइट दिखेगा या ओपेक दिखेगा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाइट। जब भी कोई रेज अगर वाइट रेज अगर आकर के टकराता है और सारे लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसका मतलब वो क्या दिखेगा, वाइट दिखेगा।
आपको, ठीक है। तो जो लाइट एक्चुअल में रिफ्लेक्ट करता है वही दिखता है हम लोग को, ठीक है। एन एलॉय इज एन एग्जांपल ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, इमल्सन, सॉलिड सॉल्यूशन या हेट्रोजेनस मिक्सचर। एलॉय क्या होता है, किस तरह का एग्जांपल है, ठीक है। तो याद रखना है एलॉय जो है होता है वो सॉलिड सॉल्यूशन होता है, ठीक है। एलॉय में होता क्या है, दो या दो से ज़्यादा मेटल क्या किया जाता है, एक साथ ब्लेंड किया जाता है, ठीक है। एलॉय एलॉय को दो या दो से ज़्यादा मेटल को क्या किया जाता है, ब्लेंड किया जाता है, मिलाया जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और ये किस तरह का मिक्सचर बनाता है, होमोजेनस सॉलिड मिक्सचर बनाता है। अब होमोजेनस फिर क्या है और हेट्रोजेनस क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर, ठीक है। होमोजेनस होने से भी होमोजेनस मार्क कर लेते हैं हम लोग, बट यहाँ पे हेट्रोजेनस है। तो होमोजेनस क्या होता है और हेट्रोजेनस क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है। होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन का होता है और हम लोग इसको अलग नहीं कर पाते। जैसे कि हम लोगों ने पानी में सॉल्ट घुलाया, तो घुलने के बाद क्या हम लोग पानी और सॉल्ट को अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इस तरह का मिक्सचर जिसको हम लोग अलग नहीं कर सकते उसको बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है। और हेट्रोजेनस मिक्सचर में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। जैसे कि सलाद की बात करें, ठीक है, सैंड वाटर एंड सलाद, हाँ, ठीक है। तो एक क्लियरली दिखेगा अगर सलाद को हम लोग सलाद में देखेंगे अलग अलग पार्ट, क्या बोलते हैं, प्याज अलग दिख रहा है तो खीरा अलग दिख रहा है, सब अलग अलग दिखता है, तो वहाँ से आसानी से हम लोग उसको अलग कर सकते हैं। उसी तरह से सैंड और वाटर में वाटर और सैंड बिल्कुल अलग दिखता है, ठीक है, क्योंकि पूरी तरह से वो क्या नहीं है, सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है। तो पूरा अलग दिखता है कि अच्छा ये वाटर में सैंड डालने के बाद थोड़ी देर बाद देखिएगा सैंड नीचे बैठ जाता है, तो क्लियरली दिखता है वहाँ पे, ठीक है। जिसको हम लोग आप लोग क्या कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं, तो इसको हेट्रोजेनस मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इफ़ ए मेटल डिस्प्लेसेस मेटल बी फ्रॉम इट्स सोल्यूशन देन मेटल ए is more reactive than B, is less reactive than B, is heavier than B, has the same reactivity as B, ठीक है। तो सुनिएगा क्या कहना चाह रहा है कि एक मेटल है A, वो मेटल B को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। तो मेटल A क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है या कुछ और है या सेम रिएक्टिव है। देखिए इस चीज़ को कैसे समझिएगा, ऐसे समझिए कोई दो लोग हैं जिसमें ए जो है, ए और बी दो लोग हैं, उसमें ए बहुत ज़्यादा ताकतवर है, ठीक है। तो बी को क्या कर देगा, वो हटा देगा। अगर ए के पास ज़्यादा ताकत है तो वो बी को हटा ही सकता है, मार ही सकता है, ठीक है। तो वो इसका मतलब डिस्प्लेस करने का मतलब हटाना होता है, ठीक है। तो ए क्या होगा यहाँ पे, ज़्यादा ताकतवर का मतलब होता है ज़्यादा रिएक्टिव, ठीक है। जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो दूसरे को हटा देगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि ए ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ए ज़्यादा कहीं पे रिएक्टिव नहीं लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, बी ओ ए इज़ लेस रिएक्टिव देन बी। तो ए क्या लेस रिएक्टिव होगा, ठीक है, नहीं हो सकता है। ए क्या है, मोर रिएक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे गलती से ऑप्शन दिया गया है ए बी, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ए इज़ मोर रिएक्टिव होगा देन बी। 28 नंबर का वन आंसर होगा, क्योंकि ए ज़्यादा रिएक्टिव है। मैंने कहा कि ए के पास ज़्यादा पावर है, वो डिस्प्लेस कर देगा बी को। तो पावर का मतलब यहाँ पे क्या है, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ज़्यादा है ए का बी से। तो आंसर वन होगा 28 का, बी नहीं, टू नहीं होगा। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए पेरेंट कंट्रीब्यूट, तो बोला गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट कैसे कंट्रीब्यूट करता है, हाफ ऑफ द ईयर जीन्स, 3/4 ऑफ द जीन्स, ऑल ऑफ द जीन्स या 1/4 ऑफ द जीन्स। पेरेंट का कैसा कंट्रीब्यूशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाफ ऑफ द ईयर जीन्स, ठीक है। पेरेंट जो कंट्रीब्यूट करता है वो जीन्स में हाफ ऑफ, ठीक है। आगे सुनिए, ओ हु अमंग द फॉलोइंग ग्रेट मुगल्स वाज आल्सो फर्स्ट ग्रेट पोएट, ठीक है। तो आंसर इसी में आ गया है, क्वेश्चन में ही आंसर आ गया है, कोई बात नहीं, आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो बोला गया कि इनमें से कौन से मुग़ल बादशाह थे जो कि पहले पोएट हुआ करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर। बाबर क्या थे, जो कि फाउंडर थे मुग़ल पीरियड के, वो पहले बहुत बड़े शायर हुआ करते थे, ठीक है। और बात करें बाकी सब इसकी, तो बाबर ने जो है वो तुजु की बाबरी भी लिखा था, जिसको बाबरनामा भी बोला जाता है, ठीक है। इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। तो मुग़ल बादशाह जो बाबर थे वो मिलिट्री अचीवमेंट के अलावा उनका शौक़ पोएट भी था, पोएटिक भी थे, ठीक है।
अकबर की बात करें तो पैट्रन ऑफ आर्ट्स थे। जहांगीर की बात करें तो इन्होंने तुझो की जहांगीरी लिखा था। शाहजहां की बात करें, मैंने पहले ही बता चुका है कि शाहजहां जो है आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स के लिए माने जाते थे। ठीक है, आगे सुनिएगा। तो याद रखना है कि बाबर जो थे वो बहुत बड़े पोइट थे। द आयरन पिलर एट मेहरौली इन दिल्ली इज बिलीव टू रिकॉर्ड द अचीवमेंट ऑफ अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्ता या चंद्रगुप्ता टू। कर लिया हुआ आंसर आपने। तो दिल्ली के मेहरौली में आयरन पिलर है जो किसके बारे में बतलाता है, किसके अचीवमेंट्स के बारे में बतलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्ता टू, यानी गुप्ता फैमिली के जो चंद्रगुप्ता टू थे उनके बारे में, जो उनके अचीवमेंट्स के बारे में मेहरौली का जो पिलर है, आयरन पिलर है, उसमें उनके अचीवमेंट्स के बारे में बताया गया। द डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज कंसिडर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट ब्लाइंडनेस? विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ए। तो बोला गया कि इनमें से कौन सा विटामिन है जो कि कारण बनेगा। ठीक है, विटामिन का कमी का वो इनमें से कौन सा विटामिन है जिसका कमी का कारण बनेगा नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए का कमी की वजह से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। बात करें विटामिन बी का कमी की वजह से बेरी होता है। ठीक है, विटामिन डी की वजह से रैकेट्स यानी ऑस्टोमलेशिया होता है। तो रैकेट्स जो होता है वो छोटे बच्चों में होता है और ऑस्टोमलेशिया एडल्ट में होता है। विटामिन के का कमी की वजह से ब्लड क्लोटिंग हो जाएगा। ठीक है, हमारा बॉडी के अंदर ब्लड क्लोटिंग होना अच्छी बात नहीं है, ब्लड क्लोटिंग बॉडी के बाहर होना अच्छी बात है। ठीक है, तो विटामिन के का कमी की वजह से ब्लड क्लोटिंग हो जाता है अंदर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रिंज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? वायलिन है, फ्लूइड है, वीणा है, गिटार है। क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, तो क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें तार लगा हुआ नहीं है, स्ट्रिंग नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? फ्लूट। फ्लूट में हम लोग जानते हैं कोई भी तार नहीं होता है, बांस वगैरह से बनाया जाता है, बांसुरी जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, उसमें तार वगैरह नहीं होता है। बाकी वायलिन की बात करें, वीणा की बात करें, गिटार की बात करें तो हम लोग उसको बोलते हैं तार, जो बोलते हैं वो तार होता है। इन इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग ऑल receipt and expenditure of the union and the state government? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कर लिया हुआ आपने। देखिए, ये पूछा गया है यहाँ पे कि जितने भी खर्चे होते हैं उसका रिसीप्ट, ठीक है, उनके पास होना चाहिए, चाहे वो स्टेट की बात करें या यूनियन की बात करें, सब जितने भी खर्चे हो रहे हैं उसका हर एक चीज़ का हिसाब होना चाहिए। वो कौन है जिनके पास ये हिसाब होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो आर्टिकल 148 कहता है कि हमारे गवर्नमेंट में क्या होना चाहिए, वो एक CAG होना चाहिए, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसको बोलते हैं, जो कि ये हिसाब किताब रख पाए कि गवर्नमेंट का कौन सा पैसा कहाँ पे खर्च हो रहा है। ठीक है, ये सब कौन ध्यान रखेंगे? सब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बोलते हैं। कॉटन फाइबर्स आर मेड ऑफ? कॉटन का जो फाइबर होता है वो किस चीज़ का बना होता है? सेल्यूलोज, स्टार्च, प्रोटीन या फैट्स का? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। कॉटन फाइबर्स जो बने होते हैं वो सेल्यूलोज के ही बने होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। द साइट ऑफ हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर सरस्वती, इंदस, ब्यास या रवि? तो हम लोग जो IVC की बात करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, उसका जो शहर है वो है हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा कौन से रिवर के किनारे बसा हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? रवि। हड़प्पा जो था वो रवि नदी के किनारे बसा हुआ था। तो इसको याद करने कैसे याद रहेगा? इंडस वैली सिविलाइजेशन के बहुत सारी साइट्स हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो साइट्स हैं वो नदी के किनारे ही बसा हुआ है। ठीक है, तो याद कैसे रखा जाएगा कि कौन सा साइट जो है कौन से नदी के किनारे है? तो मैंने इसका क्या याद रखा था, हड़प्पा का HRD जो मिनिस्टर होते हैं, तो H4 क्या हो जाएगा? हड़प्पा, R4 रवि, D4 दयाराम साहनी जिसने खोज किया था
हड़प्पा का वो कौन थे, दयाराम साहनी थे। रिवर कौन सा, रवि। और एच फॉर क्या है, हड़प्पा। ठीक है, उसी तरह से जैसे बात करें यहाँ पे मीर है, मीर क्या हो जाएगा, मोहनजोदारो साइट हो जाएगा। और आई फॉर इंडस रिवर हो जाएगा। और आर फॉर रखलदास बनर्जी हो जाएगा। यानी कि मोहनजोदारो जो है वो इंडस रिवर के किनारे बसा हुआ है, और इसका खोज किसने किया था, तो रखलदास बनर्जी ने किया था। तो मैंने इस तरह से याद रखा है, एचआरडी मिनिस्टर, एमआईआर मीर जो था। ठीक है, इस तरह से याद रखे हैं मैंने। ठीक है, इंडस नदी के किनारे मोहनजोदारो और चोनदारो जो साइट था वो दोनों बसा हुआ था। ठीक है, तो याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए ट्रिक बनाना पड़ता है। मेरडेका कप इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी या टेनिस। मेरडेका कप कौन से खेल से रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा फुटबॉल से रिलेटेड है। ठीक है, मेरडेका जो है कप है वो फुटबॉल से रिलेटेड है। बात करें और कौन कौन से फुटबॉल से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा फेमस है जो कि आता है वो है ड्यूरेंट कप। ठीक है, संतोष ट्रॉफी है, फेडरेशन कप है, आईएसएल है। ठीक है, जिसको इंडियन सुपर लीग भी बोलते हैं, आईएफ शील्ड भी है। ठीक है, तो ये सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में कि फुटबॉल खेल से रिलेटेड कौन कौन सा कप है। ठीक है, ड्यूरेंट कप, संतोष कप, बहुत बार पूछा गया ड्यूरेंट कप और संतोष कप। ठीक है, उसके बाद द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स इज, तो बोला 96.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट, 99.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर को 3 रीडिंग स्केल में नापते हैं, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है, सब ऑप्शन फ़ारेनहाइट में दिया गया है। तो ह्यूमन बॉडी का जो हेल्दी ह्यूमन बॉडी होता है उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, बात करें डिग्री सेल्सियस वगैरह की, ठीक है, इसका रिलेशन याद रखना है आपको, शायद क्लियरली विजिबल ना हो तो थोड़ा सा आप मैं बता दे रहा हूँ क्या होता है इसका रिलेशन डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का। C/5 इज इक्वल टू F-32/9, मैंने डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर डिग्री सेल्सियस दिया हुआ रहेगा तो फ़ारेनहाइट निकाल सकते हैं, डिग्री सेल्सियस का वैल्यू बैठा देंगे यहाँ पे और फ़ारेनहाइट निकल जाएगा। ठीक है, उसी तरह से केल्विन टू सेल्सियस में अगर निकालना है तो K बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ठीक है, ऐसे करके निकाल लेंगे। अगर डिग्री सेल्सियस दिया हुआ रहेगा तो यहाँ से बैठा देंगे और निकल जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। ठीक है, तो नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो फ़ारेनहाइट की बात करें तो वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। डिग्री सेल्सियस की बात करें तो वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों का जो रीडिंग है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो 37 डिग्री सेल्सियस पे ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। अब बात करें, जैसे बात करें कि 0 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 32 फ़ारेनहाइट के बराबर था। अभी जैसे मैंने ये फॉर्मूला बताया। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस की जगह 0 पुट कीजिएगा तो एफ़ का वैल्यू आ जाएगा कितना, 32। ठीक है, उसी तरह से पूछा जाता है 100 डिग्री जो कि वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट में कितना डिग्री होगा, तो ये हो जाएगा 212। तो ये आपको याद रखना है। वाटर फ्रीज कितना फ़ारेनहाइट पे होगा, तो ये 32 फ़ारेनहाइट पे होगा। ठीक है, हाउ मेनी लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट कैपिटल अपीयर सेम व्हेन लुक एट द मिरर, 9, 11, 10 या 12। तो ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली रीजनिंग का क्वेश्चन होना चाहिए था, बट है इसमें तो है। ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो क्या बोला गया कि कितने इंग्लिश में ऐसे लेटर हैं जो कि आप अगर मिरर में देखेंगे तो सेम ही दिखेगा। तो जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं, जैसे ओ को मिरर में दिखेगा तो अंदर भी ओ ही दिखेगा। ठीक है, तो कितने ऐसे लेटर्स हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ठीक है, 11। ठीक है, आप काउंटिंग करने बैठिएगा तो नहीं कर पाइएगा क्योंकि उतना टाइम नहीं होता एग्जाम में। तो याद रखना है कितने होते हैं, 11। जैसे कि ए को मिरर में रखिएगा वैसा ही नजर आएगा, AHIMOTUVWXY, ये सारे जो 11 वर्ड हैं, ठीक है, सॉरी 11 अल्फ़ाबेट जो हैं वो मिरर में सेम ही दिखेगा। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, सीज़न दिया गया है एक तरफ मंथ अकॉर्डिंग टू इंडियन कैलेंडर। ठीक है, इंडियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग मंथ दिया गया है। ठीक है, नाम क्या क्या है, सीजन्स, बसंत है, ग्रीष्मा है, वर्षा है, शारदा है। ठीक है, तो इंडियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग क्या क्या होगा, जैसे वर्षा नाम से ही पता चल रहा है कि बारिश का मौसम। ठीक है, तो इंडियन कैलेंडर में कौन सा होगा,
तो देखिएगा, वसंत जिसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंग बोलते हैं, ग्रीष्मा को समर बोलते हैं, वर्षा को रेनी बोलते हैं, शारदा को ऑटम बोलते हैं। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, स्प्रिंग की बात करें या वसंता के, चैत्र वैशाख। ठीक है, चैत्र वैशाख जो है, तो ये हो जाएगा 1 का पहला नंबर। ठीक है, उसके बाद बात करें हम लोग ग्रीष्मा की बात करें या समर की बात करें, ठीक है, ये हो जाएगा अषाढ़ की, यहाँ पे अषाढ़ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वर्षा जिसको रेनी बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सवर्णा वद्रा हो जाएगा, श्रावणा वर्धा। उसके बाद शारदा जो है जिसको ऑटम बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ये किससे रिलेटेड हो जाएगा, अश्विना कार्तिका से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग के 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और ये 17वां सेट कंप्लीट होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा है वीडियो, अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।